हेलो दोस्तों। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम यह जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कैसे पता चलता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः पृथ्वी में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर पर्वत है, पठार है, सागर है, महासागर है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अंतर्जात एवं बहिर्जात प्रक्रियाओं के कारण ही इनका निर्माण हुआ है। भूगर्भ की जानकारी के साधन, यानी कि भूगर्भ की जानकारी हमें कैसे मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर कितने लेयर हैं और कौन कौन से लेयर हैं, उन लेयर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी हमारे पास है, क्या यह कोई अंदर पृथ्वी के अंदर जाके हमें वहाँ का निरीक्षण करके बताता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर, लगभग लगभग 6370 किलोमीटर है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। यानी कि जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो वह कौन कौन से साधन हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र में कोई जा सके। यानी कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच के उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके, यह संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे कि तब हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास दो साधन हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यानी कि एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट सोर्स, यानी प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि क्रस्ट पर जो हमें ठोस पदार्थ मिलती हैं, पृथ्वी को समझने में हमें यह एक प्रत्यक्ष साधन है। और जो भूपर्पटी की हम खुदाई करते हैं, खदानों में जो हम खुदाई करते हैं खनिजों को प्राप्त करने के लिए, वहाँ से जो हमें पदार्थ मिलते हैं, एक यह भी साधन है। वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, यानी डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है समन्वयी महासागर प्रवेधन परियोजना, यानी कि समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। यह इंग्लिश में है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें हैं, जो कि 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। यहीं अगर हम बात करें आर्कटिक महासागर में, तो आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसका नाम है कोला। यहाँ पर 12 किलोमीटर की गहराई तक खनन किया गया है, यानी खनन ड्रिलिंग की गई है, जो कि सबसे अब तक की सबसे अधिक ड्रिलिंग, मतलब पृथ्वी के अंदर तक कोई परीक्षण या कोई चीज़ या कोई वस्तु जा सकी है। वहीं अगर हम प्रत्यक्ष स्रोतों में बात करें, तो एक महत्वपूर्ण स्रोत ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं, उन पदार्थों को लैब में यानी प्रयोगशाला में परीक्षण करके अब वैज्ञानिक यह पता करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत, तो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं?
जैसा कि आप जानते हैं, उल्काएं यानी उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, ये 3-4 चीज़ें हैं जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जिसके बारे में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उल्कापिंड के बारे में। उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उल्का पिंड विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि जो उल्का पिंड हैं, ये हमारे पृथ्वी का भाग नहीं है, पृथ्वी का पार्ट नहीं है, ये हमारे पृथ्वी से प्राप्त नहीं होता है, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। यानी कि जो उल्काएं हैं, उल्का पिंड हैं, जो हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरती हैं, उनका जब वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो उल्काएं हैं, उल्कापिंड हैं, उनमें जो पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, वह पृथ्वी में भी पाए जाते हैं और सेम एजेस हैं। जो पृथ्वी की एजेस हैं वह उल्कापिंड की एजेस है, और जो खनिज उल्कापिंड में पाए जाते हैं, जो पदार्थ उल्कापिंड में पाए जाते हैं, सेम वही पदार्थ हमारी पृथ्वी में भी पाए जाते हैं। तो उल्कापिंडों के द्वारा हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और हमारे पृथ्वी को समझने में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में उल्कापिंड एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि पृथ्वी की जो अक्षांश हैं वह प्रत्येक अक्षांश पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल काम करते हैं। प्रत्येक अक्षांश पर कहना सही नहीं होगा, पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, ये कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलार यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। और जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा भूमध्य क्षेत्र है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करता है। जैसे कि पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। इसका मतलब ये कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान के हिसाब से भी गुरुत्वाकर्षण बल कहीं अधिक कहीं कम लगता है। पृथ्वी के भीतरी पदार्थ का असमान वितरण भी इस विभिन्नता को प्रभावित करता है। मतलब पृथ्वी का जो असमान वितरण है, यह भी एक कारक है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहीं अधिक कहीं कम लगता है। और अब हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल में ही हम बात करें तो अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। यानी कि इन सब के अलावा भी कई अनेक कारक हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करती हैं। इस विभिन्नता को गुरुत्वीय विसंगत यानी ग्रेविटी अनोमली कहा जाता है। और गुरुत्व विसंगत हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक वेव यानी भूकंप के बारे में। भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कौन कौन से रीजन हैं और कौन कौन से वेव पाए जाते हैं, उन वेव का हमारे पृथ्वी के भूकंप में क्या भूमिका है, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाले लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।